भारत समाचार। अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इन दिनों आप अखबारों की और चैनलों की सुर्खियों में ये देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के 3 सबसे ताकतवर पॉलिटिकल पार्टीज़ दलितों को रिझाने के लिए, उनके वोट को हासिल करने के लिए जी जान से कोशिशें कर रही हैं और ये प्रयास लगातार जारी हैं। अभियानों के जरिए और कार्यक्रमों के जरिए दलितों को बीएसपी से निकलने के बाद उनको अपनी अपनी पार्टी में जोड़ने की एक बड़ी मुहिम चल रही है। पर बहनों भाइयों, ये समाज क्या चाहता है, इस समाज के मन में क्या चल रहा है, और इस तरह के कार्यक्रम राजनीतिक रूप से जो शुरू हुए हैं, इसका उन राजनीतिक दलों को क्या लाभ है। ये कार्यक्रम हम आज इसलिए आयोजित कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने आज से उत्तर प्रदेश में ऑफिशियली दलित सम्मेलन शुरू कर दिए हैं और पहला कार्यक्रम आज हाथरस में हुआ है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद रहे। बहनों भाइयों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत इसी से करने वाले 21% वोट बैंक वाले उत्तर प्रदेश के दलित वोट बैंक को रिझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इनमें एक ज़बरदस्त मुहिम चल रही है। कोई संवाद यात्रा कर रहा है, कोई दलित सम्मेलन कर रहा है, कोई सम्मेलन आयोजित करने के लिए अभियान चला रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया है कि उत्तर प्रदेश में पर्टिकुलर इस कम्युनिटी के वोट शेयर के लिए अधिकांश राजनीतिक दलों ने जी जान से पूरी कोशिश कर रखी है? क्या ऐसा है, और क्या ऐसा लगता है कि आने वाले समय में या अपकमिंग इलेक्शन में ये बड़ा दलित वोट बैंक जो अब तक मायावती के पास उनके कॉपीराइट की तरह था, उससे क्या छीनने में कामयाब हो पाएंगे ये राजनीतिक दल? जवाब शायद हाँ भी हो सकता है, क्योंकि बीएसपी की जो राजनीतिक स्थिति इस वक्त है, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, तीनों को ये लगता है कि मायावती की अपनी कम्युनिटी के अलावा बाकी जो दलित समाज है उसका वोट तोड़ा जा सकता है और वो इनके साथ आ भी सकता है, और वो एक बहुत बड़ा हुआ बिखरा वोट बैंक है। मायावती की कम्युनिटी उनके साथ मजबूती से खड़ी है और उसका 80 से 90% वोट शेयर सिर्फ और सिर्फ बीएसपी को है। लेकिन अब बाकी पार्टियों को लगता है कि गैर उस जाति के वोट के बाकी जो दलित समाज के वोट हैं उन्हें हासिल किया जा सकता है। तो ये हासिल करने के लिए क्या करना है? दलित सम्मेलन, जिसकी शुरुआत आज बीजेपी ने की और अब ये 2 नवंबर तक कानपुर, प्रयागराज, काशी, गोरखपुर, लखनऊ, इन सब क्षेत्रों में आयोजित होगा। और खुद वहाँ मौजूद होंगे यूपी के चीफ मिनिस्टर और बीजेपी के सारे दलित प्रोमिनेंट फेसेस, जिनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया और जो मिनिस्टर्स हैं या संगठन में जो बड़े ओहदेदार हैं या फिर यूनियन कैबिनेट में या केंद्रीय संगठन में उत्तर प्रदेश का काम देख रहे हैं और वो भी बड़े ओहदे पर तैनात हैं। ये हुई बीजेपी की मुहिम कि वो दलितों को अपने साथ जोड़ने में कोई भी मुहिम छोड़ना नहीं चाहता और हर तरह से कोशिशें चल रही, चाहे वो स्कीम्स के जरिए लाभान्वित करने की या फिर उनकी पॉलिटिकल लाइन पर आगे बढ़ने की। तो आपके मन में प्रश्न होगा कि फिर अपोजिशन क्या कर रहा है? अपोजिशन भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि अपोजिशन शांत बैठा है और ये देख रहा है कि मायावती की बिरादरी के अलावा के जो दलित वोट शेयर हैं उनका क्या होगा। बने भाई, 21% में तकरीबन 45% तो वो हैं जो मायावती के साथ कट्टरता से खड़े हैं। मायावती के एक सीट आए ना आए, उनका वोट हाथी पर ही जाता है और इसको कोई नहीं बदल सकता, ना कोई स्कीम, ना कोई नेता। उस वोट शेयर के साथ आज भी मायावती खड़ी हुई है। लेकिन जो गैर मायावती की जाति के दलित वोट हैं उनमें ज़बरदस्त बिखराव है। इस बिखराव का लायन शेयर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? बीजेपी, सपा और कांग्रेस।
कांग्रेस को भले ही इसका लाभ न हो, लेकिन कोशिशें उसने शुरू कर दी हैं। तो इसके दो बड़े मैक्सिमम बेनिफिशियरीज हैं इस बिखराव के, दलित वोटों के बिखराव के, जो मायावती और उनकी पार्टी से हटे। बिगेस्ट बेनिफिशियरी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। सेकंड बिगेस्ट बेनिफिशियरी हैं समाजवादी पार्टी। 125 सीटें असेंबली में मिली, वोट शेयर 36% से ज़्यादा गया और घोसी का चुनाव उन्होंने अभी जीता। कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, लेकिन उसने दलितों से संवाद यात्रा शुरू कर दी है कि ऐसा क्या था कि 80 के दशक में आपकी हमारी मोहब्बत बहुत थी और उसके बाद आपने हमें भुला दिया। क्या दलित और कांग्रेस ये इकट्ठे हो पाएंगे? बहनों भाई, इतिहास में तो ये रहे हैं साथ में, लेकिन इतिहास वर्तमान का कोई प्रतीक नहीं है। अभी की राजनीति में बहुत बड़े बदलाव आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में गंगा, यमुना, सरयू, केन, बेतवा, इन सब में बहुत पानी बह चुका है। राजनीतिक वातावरण और परिस्थितियों में ज़बरदस्त बदलाव आया हुआ है। इसलिए कांग्रेस के हाथ कुछ लगेगा, अभी इसमें संदेह है। लेकिन ये जो दलित वोटों का 55% का बिखराव है, दलित वोट शेयर की बात कर रहा हूँ, जो 21% है उसका 55%, उनमें ज़बरदस्त बिखराव है। और इनको रोकने में मायावती कामयाब नहीं हुई है। यही कारण है कि उनका ज़बरदस्त पॉलिटिकल डिक्लाइन हुआ है, वर्टिकल फॉल हुआ है बहुजन समाज पार्टी का। 29% वोट शेयर वाली पार्टी जब सत्ता में आए थे उत्तर प्रदेश के, और आज खड़े हैं 12.5% वोट शेयर पे। कितने वोट गायब हुए? 17.5%। ये कहाँ गए? ये बीजेपी में, समाजवादी पार्टी में गए, अदर्स को गए। और ऐसा नहीं कि बीएसपी को मिला नहीं। मैंने कहा कि आज भी मायावती की कम्युनिटी उनके साथ इंटैक्ट खड़ी है और उसको कोई भी लुभावनी स्कीमें, कोई भी बयान, कोई भी नेता उसको मायावती से अलग आज की डेट में नहीं कर सकता। और यही मायावती की एक ताकत है। इस ताकत को जब वो दूसरी जाति के उम्मीदवार के साथ मिलाती हैं तो एक बड़ा बलून क्रिएट होता है, बड़ा बबल क्रिएट होता है। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, यही उनको निगोशिएट करता है और यही उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनको स्थापित भी करता है कि जहां वो अपनी ज़मीन को अभी थोड़ा बहुत बचाए हुए हैं। तो आपके मन में प्रश्न होगा कि अगले इलेक्शन में होगा क्या? जो आज की तस्वीर है वही होगा। उस 55% हिस्से के लिए ये तीनों पार्टियां जी जान लगाए हुए हैं। ये दिखाएंगी कि हमारे पास देखिए दलितों के लिए ये किया, इनको नेता बनाया, इनको एमएलए बनाया, इनको मिनिस्टर बनाया, इनको एमपी बनाया। सपा कहेगी कि हम तो बढ़ा ही उन्हीं को रहे हैं। कांग्रेस कहेगी हमारी आपकी तो मोहब्बत पुरानी है। अब ये दलितों के मन में क्या चल रहा है, इसी को डिकोड अगर जो कर लेगा, उसी को इस 55% वोट शेयर का लॉयन शेयर हाथ आने वाला है। बहनों भाइयों, आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हमारी सरकार भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कर रही है, जहां पे अनुसूचित जाति जनजाति के नौजवानों को उच्च शिक्षा के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्कॉलरशिप की एक व्यवस्था और उच्च अध्ययन करने के लिए एक व्यवस्था का कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से लड़ेगी चुनाव। सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, उसमें पीडीए का साथ लेंगे हम लोग। समाजवादी पार्टी जाति लड़ना चाहती है और समाजवादी पार्टी हर कीमत पे जाति लड़ना कराएगी। बहनों भाइयों, हापुड़ में आज भारतीय जनता पार्टी ने जब दलित सम्मेलन की ऑफिशियली शुरुआत कर दी तो अब एक बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। आज की चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। साक्षी दिवाकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कालीचरण स्नेही जी दलित समाज के बहुत ही जाने माने चिंतक हैं, और केपी मलिक जाने माने पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद इस बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक मसले पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ने पर बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत साक्षी जी मैं आपसे करना चाहता हूं। क्या बीजेपी के लिए दलित एक वोट बैंक है जिसको रिझाने, जिसको लुभाने के लिए आजकल इस तरह के सम्मेलन हो रहे हैं? ये सम्मेलन आपकी पार्टी ने पहले क्यों नहीं किए? अब आरोप ये लग रहा है कि आपको उनका वोट चाहिए, इसलिए आप सम्मेलन कर रहे हैं। आपका जवाब?
देखिए, दलित सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी पहले नहीं कर रही है और मेरा तो ये भी मानना है कि 2017 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी और 2019 में जो केंद्र में बनी, उसमें एक बहुत अहम भूमिका दलित वोट बैंक ने निभाई है और दलित का जो हमें साथ मिला, इसीलिए पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाने में कामयाब हुए। ये सम्मेलन, अगर 2017 की बात की जाए उत्तर प्रदेश में, हमने 2017 से 22 तक जो अच्छे कार्य किए, जो योजनाएं बनाई, जिसका लाभ सीधे सबसे ज्यादा मैं कहूंगी कि दलित वोट बैंक को हुआ, उन लोगों ने 22 में हमारा साथ दिया। यही कारण है कि बसपा, अगर आप वोट बैंक की शेयर की बात करें तो बसपा बहुत पीछे रह गई भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ दलित वोट बैंक की बात करें तो बसपा की जगह भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपना विश्वास ज्यादा दिखाया। भारतीय जनता पार्टी, मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कि जनता भ्रमित होकर भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं किया, स्पेशली दलित वोट बैंक। उन्होंने देखा, 2-5 साल की सरकार हमारी देखी, जहां हमने सबका साथ सबके विकास को लेकर कार्य किया, हमने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किए। पहले अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए, सबको मौका दिया है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो। हमने देखा है किस प्रकार से जब कांग्रेस को मौका दिया गया, उन लोग ने दलितों की तो बिल्कुल ही चिंता नहीं की। मैं तो कहूंगी किसी भी वर्ग को लेकर साथ नहीं चली। यही कारण है कि आज कांग्रेस की स्थिति में उत्तर प्रदेश में है। बाद में उन्होंने इलेक्शन के टाइम में स्वाभिमान यात्रा जरूर निकाली, लेकिन अगर स्वाभिमान की रक्षा की होती तो यात्रा निकालने की आवश्यकता नहीं होती। मैं आपसे कारण जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को दलित समाज क्यों वोट दे? देखिए, वोट बैंक की राजनीति जो लोग करते थे वो बसपा थी, जिसने हमेशा एक वोट बैंक की तरह ही दलितों का इस्तेमाल किया। लेकिन अब जनता, स्पेशली दलित की अगर बात की जाए, वो समझ चुकी है कि अब एक ही पार्टी है, चाहे वो जो सबको साथ लेके चलती है, बिना किसी भेदभाव के कार्य करती है, और उसी को वो 2022 में भी एक बार वोट दे चुकी है और 2024 कुछ माइलस्टोन अचीवमेंट्स बताइए कि आपने दलित कम्युनिटी के लिए उत्तर प्रदेश में ये किया है, इसलिए आप वोट मांगती हैं। मुझे कुछ कारण गिनाए, कुछ योजनाएं गिनाए। सबका साथ सबका विकास, ब्रजेश जी, जो हमारा मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उसमें अंतिम पायदान पे जो बैठा व्यक्ति है उसके लिए कार्य करता है और उसमें अधिकतर दलित है। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि उनके जीवन में परिवर्तन लाया जाए, चाहे वो आवास की बात की जाए, चाहे शौचालय की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, अच्छे रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात की जाए। हर तरीके से हम कोशिश, हमारा यही प्रयास रहता है। आपके पास कोई जानकारी है कि आपने कितने दलितों को नौकरी दी, कितनों को रोजगार दिया, उनके सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए आपकी पार्टी की सरकार ने क्या किया? देखिए, आज माननीय योगी जी ने ही एक एग्जाम्पल दिया था कि जहां पे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग रह रहे थे, अगर वो आरक्षित श्रेणी की जगह नहीं थी तो उनको वो पट्टा उनके नाम ही कर दिया गया, और ऐसे 66 लाख परिवार हैं। तो आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। इसके अलावा जो भी हमारी योजनाएं हैं उसमें सबसे ज्यादा अधिकतर लाभ दलित को ही मिला है। तो आउटसोर्सिंग के जॉब को लेकर आपकी पार्टी की कोई ओपिनियन है? क्योंकि वो तो आरक्षण मिल नहीं रहा, उसमें सब कोई परेशान है, और आउटसोर्सिंग के जॉब्स बहुत अधिक निकल रहे हैं। क्लास 3 क्लास 4 के तो काम ही आउटसोर्सिंग से हो रहे हैं, वो नौकरी तो लोगों को मिल नहीं रही। अगर आप रोजगार की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जितनी भी हमारी सरकारी नौकरी निकली है उसमें बिना किसी भेदभाव के कार्य किया, मतलब सरकारी नौकरी मिली है। और सबसे बड़ी बात कि किसी प्रकार के जो लेन देन चलता था, जो दलाली सिस्टम चलता था, पहले आपने समाजवादी का भी कार्यकाल देखा, जहां नौकरी बाद में निकलती थी, नोटिफिकेशन बाद में निकलता था, नौकरी पहले ही पक्की हो जाती थी किस किस को मिलेगी। तो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हमने बनाया है जहां पे बिना किसी भेदभाव के अगर व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम से अपना एग्जाम देता है तो उसे घर बैठ के नौकरी मिलती है। तो बिना किसी भेदभाव के लगातार भारतीय जनता पार्टी सबके वोट तो मिल गए, लेकिन मायावती की कम्युनिटी का वोट लाना आपके बस की बात नहीं है, क्यों? देखिए, 2022 में हमें उनका वोट बैंक नहीं ला पाई है। देखिए, अगर 2022 की आप इलेक्शन की बात की जाए तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा जाटव समाज का भी वोट मिला है। यही कारण है कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार हम बना पाए। और मुझे लगता है 2024 में जब बात होती है, एक बार के लिए आप कह सकते हैं कि राज्य सरकार जो स्टेट के इलेक्शन होते हैं उसमें फिर भी हमारी तरफ उतना आकर्षित नहीं होता है एक पर्टिकुलर वर्ग की बात की जाए। लेकिन जब मोदी जी की बात आती है तो सब समाज की तर्ज पर ही। थैंक यू साक्षी जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को हम सम्मिलित करेंगे। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, आपका शुक्रिया। मैं एक लाइन में आपसे सवाल करना चाहता हूं कि दलित समाज समाजवादी पार्टी को वोट क्यों दे? क्या है आप में? ब्रजेश जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप उत्तर प्रदेश के दलित समाज पर बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को दलित समाज इसलिए वोट करे क्योंकि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने यह तय किया है कि लोहियावादी और अंबेडकरवादी मिलकर के ये सामंतवादी सरकार को हटाएंगे।
मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था। आपने कहा कि एक कोई भर्ती बता दीजिए, एक कोई नौकरी दे दी हो तो बता दीजिए, कोई रोजगार दे दिया हो तो बता दीजिए। आप इनसे गलत सवाल पूछ रहे थे। आप इनसे अगर पूछते कि बताइए उत्तर प्रदेश में दलितों की कितनी जमीनें कब्जा हो गई, दलितों पर एफआईआर फर्जी कितने लिखे जा रहे हैं, दलितों को मंदिर में आप क्यों नहीं जाने देते, दलितों का नौजवान अपनी शादी में घोड़ी पर क्यों नहीं चढ़ सकता है, तब ये जवाब देते क्योंकि हम इनसे घृणा करते हैं, इसलिए हम इनकी तरक्की और इनकी खुशहाली नहीं देखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास कहती है। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था कि भर्ती घोटाले पर बोल रही थी। अच्छा बताइए, विश्वविद्यालयों में आपने भर्ती की, कितने दलित किए प्रोफेसर? आपने विधानसभा में किया, कितने किए? कोई ऐसी भर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो बिना लेन देन के हो गई हो? प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री पर लेन देन का आरोप पहली बार उत्तर प्रदेश में लगा तो बीजेपी सरकार में लगा। और विधानसभा विधान परिषद की भर्तियों में पर आप अब तक नहीं बता पाए कि आप कोर्ट क्यों दें? उनमें आप लाख कमियां गिना रहे हैं। अपनी खूबी तो बताओ कि आप कोर्ट क्यों दें, और आपने उनके लिए क्या ऐसा कर दिया कि आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि आप कोर्ट करें? कारण तो बताओ। हम उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं, हम उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं ब्रजेश जी। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की पहली प्राथमिकता पीडीए है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। दलित समाज जिसकी सबसे ज्यादा आस्था संविधान पर है, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी संविधान को खत्म करना चाहते हैं, उसी संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, उसी संविधान में जो हक, अधिकार, आरक्षण दिया गया है उन्हीं को छीन रहे हैं। तो अगर हम उनकी आवाज हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनकी शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक बराबरी की अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, आवाज बनने का दम भर रहे हैं, लेकिन आप इस बात की गारंटी कौन लेगा कि अगर आपके हाथ में वो कंट्रोल देते हैं तो दलित समाज का हित सुरक्षित रहेगा? आप एक कारण मुझे बताइए कि इस कारण उनका हित आपके साथ सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल रहेगा। जब हमने कहा कि अंबेडकरवादी और लोहियावादी एक साथ मिल करके सामंतवादी सरकार हटाएंगे, तो हम में उनमें फर्क कहां है? हमारी लड़ाई एक है, हमारी विचारधारा एक है, हमारी समस्याएं एक हैं, हमारा दुश्मन एक है, हमारा लक्ष्य एक है, तो भटकाव कहां है? तो आप दलितों को अपनी बराबरी पर लाना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि वो आपके पीछे खड़े हो जाएं? पूरे का पूरा पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ। आप अपने पीछे चाहते हैं दलित समाज या फिर बराबरी पर चाहते हैं? नहीं, हम तो बराबरी पे चाहते हैं और जरूरत पड़ेगी तो उनको आगे करेंगे, हम पीछे रहेंगे। वो 4 बार खुद नेतृत्व संभाल चुके हैं, उनके आपके बख्शीश की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में 4 बार मायावती मुख्यमंत्री रह चुकी है और उत्तर प्रदेश के दलित इंपावर्ड और सत्ता के होने का मायने समझते हैं। देखिए ब्रजेश जी, ये बख्शीश वाला शब्द अच्छा नहीं है। जहां भाईचारा हो, जहां हम बराबरी की बात कर रहे हैं, उनके हक, अधिकार, नौकरी की बात कर रहे हैं, उनके मान सम्मान की बात कर रहे हैं, तो वहां बख्शीश कोई नहीं। हम मिल करके सरकार बनाएंगे और हम पूरे का पूरा पीडीए मिल करके बीजेपी को हटाएंगे। कोई झगड़ा नहीं है। थैंक यू, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को हम स्थान देंगे। झूठी है। आपके मित्र सुरेंद्र राजपूत मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। इन दिनों मुझे पता चला कि आप मध्य प्रदेश में बहुत सक्रिय हैं, बड़े व्यस्त हैं मध्य प्रदेश में, पर मैंने सोचा कि आज आपको आमंत्रित करके इस मुद्दे पर आपकी पार्टी और आपकी ओपिनियन ली जाए। तो मुझे बताइए कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में संवाद यात्रा कर रही है, लेकिन आपका जो पुराना इस्टेब्लिश्ड लिंक है 30, 40, 50 साल पुराना, वो लिंक अब इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है सर। नो कनेक्शन लिख के आ रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर इस्टेब्लिश्ड हो चुका है सर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। आप देखिए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और पोरबंदर से लेके जो है अरुणाचल तक हमारा लिंक एस्टेब्लिश हो चुका है। आप चिंता मत कीजिए।
और उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरीके से हम स्टेब्लिश्ड हो चुके हैं। क्योंकि ये जितने वोट के सौदागर हैं, जिन लोगों ने भी वोट लिया लेकिन काम नहीं किया उनका, उन सब लोगों से कहीं ना कहीं दलित समाज पीड़ित है। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि आज हम संवाद यात्रा निकाल रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं किस तरीके से 1975 में दलित समाज को पट्टे दिए गए। हम ये बताना चाह रहे हैं कि संविधान में हक और हुकूक की बात जो हमने की थी उसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनसे छीना है। हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि अभी जैसे साक्षी दिवाकर कह रही थी कि साहब अगर आपने काम किया होता तो आपको यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। साक्षी, मैं आपसे सहमत हूं कि अगर सच में काम भारतीय जनता पार्टी ने किया होता तो उनको सम्मेलन करने की और उस सम्मेलन में मुख्यमंत्री को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने क्या किया है वो खाली मैं बता दे रहा हूं आपको। आप आरक्षण के विरोध में हैं, आप जाति जनगणना के विरोध में हैं, आप दलितों को यूनिवर्सिटीज में क्या नाम एस्टेब्लिशमेंट में जगह देने के विरोध में हैं, आप वहां पर बांदा में यूनिवर्सिटी में आप 11 या 13 टीचर लाते हैं, सब एक समाज के लाते हैं, मेरे समाज के लाते हैं, ठाकुर समाज के, और इस तरीके से करते हैं कि वहां आरक्षण हो ही ना पाए। क्योंकि आप जो भर्तियां लाते हैं विभाग के सोच समझ के बोलो सर, डिबेट के बाद अपने समाज के साथ ही बैठोगे। सर समाज के साथ बैठना, मेरा समाज बड़ा सहिष्णु समाज है। मेरा समाज ने तो मुझे आपकी चिंता है इसलिए कहा ना मैंने। सर नहीं, मैं आपको बताऊं, मेरे समाज ने तो 560 रियासतें देश को दे दी सर। आप देखिए ना, मेरा समाज बहुत सहिष्णु समाज है जी। बहुत साफ बात बताता हूं। तो मैं आपको बताऊं कि जो 13 की 13 नियुक्तियां एक जाति को दे दी, उसमें किसी दलित को नहीं आपने दिया। आप बताइए किस यूनिवर्सिटी का वीसी दलित है? आप बताइए कि किस एस्टेब्लिशमेंट का हेड दलित है? आप बताइए मुझे। हाँ सर, यही तो पलट के आपसे पूछ रहा हूं कि जब आपकी हुकूमतें थी तो कौन सा खजाना खोल दिए थे? आपने अगर खजाने की बात करी, बहुत अच्छी बात करी सर। आप एस्टेब्लिशमेंट, हमने 1975 में दलितों को पट्टे देने का काम किया है, जमीनों का हक पहली बार देने का काम किया। उससे पहले जमीनें नहीं थी दलितों के पास। हमने जो है आरक्षण में, संविधान में आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब के नेतृत्व में जो करी, उससे आज की डेट में साक्षी जी जैसे एक अच्छे निर्भीक नेतृत्व पैदा हुए हैं। हमने ये सारा का सारा नेतृत्व जो दलित समाज अच्छा, का वो आज प्रवक्ता है तो आपकी कृपा से हैं? ओके, नहीं, मेरी कृपा से नहीं, ना, बिल्कुल नहीं, अपने अधिकार से, संविधान से। हमने कांग्रेस का हम ये नहीं कह रहे, हम तो कह रहे संविधान में अगर इस तरीके की व्यवस्था नहीं की हुई, अगर भाजपा जैसी व्यवस्था की होती तो मनुवाद के चक्कर में अभी तक कोई अधिकार नहीं मिला होता। सर, एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है सर। जी हाँ, बताइए। जहां आप हैं वहां क्या चल रहा है? सपा वालों से झंझट क्यों चल रहा है? सीट क्यों नहीं दे रहे उनको? अब आप विषयांतर कर रहे हैं। मैं आपको एक आउट ऑफ सिलेबस पहले बोल दिया था, इसलिए मेरे पे इल्जाम नहीं मार सकते हो। नहीं, मैं आपको वो भी जवाब, और चाहो तो सुनील साजन के अपने सपोर्ट में ले लो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। सुनील भाई तो हमारे सपोर्ट में है ही है, क्योंकि हम दोनों लोग चाहते हैं भारतीय नहीं बोलेंगे, एक बार नहीं बोल के दिखाए ना। मैं तो कह रहा हूँ आपका सपोर्ट ले लो। अगर पहले सुन लीजिए, मैं आपको कमलनाथ जी का और अखिलेश यादव जी का स्टैंड, क्योंकि आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत स्पष्ट यही क्वेश्चन कमलनाथ जी से पूछा गया। तो कमलनाथ जी ने स्पष्ट कहा कि अखिलेश यादव जी से हमारी बात हुई, हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, राजकीय स्तर पर नहीं हुआ है। हम और अखिलेश जी जो दोनों लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, हराने के लिए कृत संकल्प हैं, और इस कृत संकल्पता में हम राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन में साथ में है। प्रादेशिक स्तर पर हमारी कुछ समस्याएं हैं सर, जहां आप कमजोर, जहां मजबूत हैं, वहाँ आप इनको खड़े होने के लिए एक पैर भी नहीं रखने दे रहे हो। और उत्तर प्रदेश में जहाँ आप कमज़ोर हो, आपकी हालत बहुत ही ख़राब है, वहाँ आप इनसे चाहते हो कि आपको अपना ड्राइंग रूम भी दे दें और बेडरूम भी खाली कर दें। तो जो फार्मूला आपने लगाया है वही फार्मूला तो सपा यूपी में भी लगाएगी ना। आउट ऑफ सिलेबस है सर। बहुत मैं फिर वही ना, आप मध्य प्रदेश से लेकर के 2024 तक चले गए, हम तो आपको स्पष्ट जवाब दे रहे हैं ना कि हमारे पास बहुत साफ है। श्री अखिलेश यादव जी हो, कमलनाथ जी हो, राजकीय स्तर पर भाजपा को हराना चाहते हैं। श्री अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय नेता हैं, वो श्री राहुल गांधी जी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ कृत संकल्प हैं देश में भाजपा को हटाने के लिए। सर, मैं कोई छिपी बात नहीं कर रहा हूं, जो बोल रहा हूं और जो आप बोल रहे हैं, सुनील साजन एक एक शब्द सुन रहे हैं,
पर ऐसी चुप्पी साधे हुए हैं कि आवाज नहीं निकल रही उनकी। नहीं, सुनील जी हमारे बहुत अच्छे मित्र बुलवा के हैं, दिखाओ उसके अपने साथ सपोर्ट में। साथ अच्छा, वो अपने समाजवादी सपोर्ट में बुला पार्टी के दिखाओ सर। 2024 के इंडिया गठबंधन में श्री सुनील साजन की समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। हम उनके साथ चलने के लिए आतुर हैं। हम साथ चलने के लिए सुनील साजन जी आगे चलेंगे, श्री अखिलेश यादव के आगे। चलो मैं एक सवाल उनसे कर लेता हूं, फिर डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। सुनील साजन जी, जो फार्मूला मध्य प्रदेश में वही फार्मूला यूपी में होना चाहिए या डिफरेंट फार्मूला होना चाहिए? सर 20 सेकंड दे पाऊंगा आपको बस। देखिए ब्रजेश जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि हम मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को हराने और कांग्रेस की मदद करने के लिए लड़ रहे हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बड़ी पार्टी है। कांग्रेस ने तय किया है कि भाई समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है, तो फार्मूला तो राजनीति में लगभग एक जैसे ही लगते हैं। कैसे? जो मध्य प्रदेश में लगा है वो उत्तर प्रदेश में लगेगा, वही पूरे देश में लगेगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, मुझे जवाब मिल गया। वही मैं सुरेंद्र राजपूत को सुनाना चाह रहा था ना, उन्हें मुगालता था थोड़ा। मैं इस कार्यक्रम में प्रोफेसर कालीचरण स्नेही जी को आमंत्रित करना चाहता हूं और उनसे सिलेबस पर ही सवाल करूंगा। बहुत शुक्रिया आपका स्नेही जी, आपने हमें समय दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन दिनों एक मुहिम चल रही है, अभियान, दलित जोड़ो अभियान। किसके साथ है ये समाज और इस समाज के मन में क्या है सर? आपको मिश्र जी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार सामयिक विषयों पर ध्यान आकर्षित करते हैं और दलित वर्ग पर तथा हाशिए के समाज पर आप प्रमुखता से तवज्जो देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ देखिए, अभी जो दलित सम्मेलन की बात हुई है भाजपा की ओर से, मैं साक्षी जी को सुन रहा था, आदरणीय राजपूत जी को भी सुना और साजन जी को भी सुना। देखिए, दरअसल बात यह है कि ये जो दलित सम्मेलन करा रहे हैं और जा रहे हैं उनमें अच्छी बात है। वोटरों को रिझाने का हर एक दल को अपना अधिकार है और स्वाभाविक रूप में जिनको कुछ नहीं मिला है उनके घर जाकर के उनके मन को भी टटोलने का हक हर दल को है। लेकिन आज दलित बुद्धिजीवी भी पलट करके ये पूछने की तैयारी कर रहे हैं भाजपा से कि आप जो आए हैं हमारे क्षेत्र में, हमारे बीच में जो आपका आना हुआ है, तो बताइए आप हमारे लिए किस रूप में हैं? जनगणना पर आप, जाति जनगणना पर आप तैयार नहीं हैं। आप जो है आउटसोर्सिंग में जो है हम लोगों को रिजर्वेशन देने के लिए तैयार नहीं हैं। विशेष भर्ती अभियान चलाने की तो छोड़िए, नियुक्तियां ही उस तरह से नहीं हो रही हैं कि जिसमें दलितों को लाभ मिले। निजीकरण आपका मुद्दा बना हुआ है। निजीकरण का मतलब ये है कि दलितों को हाशिए पे रखना, जैसे कि वो रहे हैं। ये सब मुद्दे हैं। अभी आदरणीय राजपूत जी ने ठीक कहा कि विश्वविद्यालय में जो नियुक्तियाँ हो रही हैं, अब देखिए उत्तर प्रदेश में महामहिम के पद पर एक महिला हमारी जो है सम्मानित पद पर हैं, तो कम से कम इतना हुआ कि कम से कम 4-5 महिलाओं को उत्तर प्रदेश में कुलपति बनने का अवसर मिला है। लेकिन दलितों पर फिर भी ध्यान नहीं है। मतलब ये जहां महत्वपूर्ण पद हैं, ठीक कहा आदरणीय राजपूत जी ने कि जहां निर्णायक पद हैं उन पर आपकी क्या तैयारी है। मैं तो सोच रहा था कि आप लगातार कहते थे कि जाकर के एक जो है कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, उसमें फलाने को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाने वाले हैं। मैं तो कहता था कि योगी जी को ये मंत्रिमंडल का विस्तार कर लेना चाहिए था और किसी दलित को उप मुख्यमंत्री का पद दे देना चाहिए था, 2-2.5 साल के लिए ही सही, क्योंकि आप अपने उसमें दिखाइए तो कम से कम ये जरूरी था कि आप एक उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा अपने बीच में लाते। जो भी हैं या तो मतलब इस तरह के मंत्री हैं जिनके पास उस तरह की शक्तियाँ नहीं हैं। तो स्वाभाविक रूप में दलित चाहते हैं कि आप हमारे दरवाजे आए हैं, हमारे घर में आए हैं, तो ये जो हमारी तैयार है, सर ये समाज किस हालत में पहुंच गया कि इस बीच जो समाज रूल कर रहा था, रूलर था, 4-4 बार सरकार रही है, लीडरशिप उनकी रही है, आज आप कह रहे हैं कि बस डिप्टी सीएम दे दो हम मान जाएंगे, ऐसा है? नहीं, अब चूंकि इनसे देखिए आखिरकार भाजपा से या अन्य दल से, चूंकि उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं, उनका अपना वोट बैंक है, उनसे इससे अधिक अपेक्षा नहीं की जा सकती है और वो भी नहीं दे सकते हैं। माने मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि भाजपा जब तो सर बहन जी में क्या कमी आप लोगों को दिखी जो एक बड़े समाज के हिस्से ने उनका साथ छोड़ दिया? देखिए, राजनीति में कई प्रकार के समीकरण होते हैं। हम देखते हैं कि अल्पसंख्यकों पर बहन जी ने एक बड़ा दाव लगाया था और वो सक्सेस नहीं हुआ, उस तरह से नहीं हो पाया। स्वाभाविक रूप में राजनीतिक प्रयोग होते रहते हैं, हर दल अपने प्रयोग करता है, लेकिन ये सही नहीं है कि वोट जो है
गैर मतलब जो है जाटवों का वोट जो है वो छिटक गया है पूरी तरह। अब वो एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि बीएसपी जब भी सत्ता में आई है तो केवल जाटवों को लाभ नहीं मिला है, जितनी भी दलितों की उपजातियां हैं सभी ताकत पर होती है, सभी की अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये सब अब यूनाइट हो रहे हैं, गैर जाटो यूनाइट होके कहाँ जाएंगे? विकल्प क्या है इनके पास? ना बिल्कुल नहीं, वो जाएंगे संविधान का जो विरोधी तंत्र है उसके खिलाफ जाएंगे, जो संविधान को लगातार जो है अलग करने की कोशिश कर रहा है और मनुवाद को स्थापित कर रहा है उसके खिलाफ है, और बहुत भयंकर आक्रोश है ये। इसका आप आगामी जो चुनाव विधानसभा के हो रहे हैं वहां देखने को मिलेगा। लोग कहते हैं कि ये स्कीम्स जो चल रही हैं, बेनिफिशियरी स्कीम्स, फ्री में जो अनाज दिया जा रहा है, इन सब का बड़ा इम्पैक्ट है। शौचालय दिए जा रहे हैं, पक्के घर दिए जा रहे हैं, इनका भी तो इम्पैक्ट होगा। क्या 3-4 बार जो मुख्यमंत्री, आप खुद ही कहते हैं कि 4 बार सत्ता संभाली है दलितों ने, तो ये आटे दाल की बात नहीं है, ये हिस्से ये खैरात के खाने वाले लोग नहीं हैं। दलितों को चाहिए स्वाभिमान, सम्मान, वो हाथ से कमा कर खाने वाले लोग हैं, उन्हें भीख में ये अनाज नहीं चाहिए। ये भिखमंगा बनाने की कोशिश की जा रही है, ये परावलंबी बनाने की जा रही है, गुलामों की कतार खड़ी की जा रही है, ये नहीं है। ये देश के लिए अमृत काल में बताइए कितनी बड़ी विडंबना है कि 80 करोड़ लोगों को सरकार खिला रही है। तो ये एक बड़ी, जहाँ सरकार डींगे हाँकती है कि हमने देश को बहुत आगे ला दिया है, पर पूरे दुनिया की बहुत बड़ी आबादी हमारे यहाँ 1 जून की रोटी के लिए जूझ रही है। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि उनको जाकर के हम, पर ये एक राजनीतिक सच्चाई है कि दलित समाज के वोट का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को मिल रहा है सर, ये सच्चाई है, इस सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। नहीं बिल्कुल ठीक, नहीं ऐसा है, लेकिन अब सच्चाई बदलने वाली है, क्योंकि देख लिया था भाई हर दल जो प्रलोभन देता है उस प्रलोभन में, चूंकि दलित को तो झांसा दिया जाता रहा है, ओबीसी को भी झांसा दिया जाता रहा है। ओबीसी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था विधानसभा का उसके पहले, और कहा गया था कि हम मुख्यमंत्री आपका बनाएंगे, और एन वक्त पे पलटी मार दी है। तो धोखा तो खाते देते रहे हैं ये लोग। तो जो थैंक यू सर। डिबेट के दूसरे चरण में तो सबको आपके विचारों को हम सम्मिलित करेंगे। केपी मलिक जाने माने पत्रकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक जी, आपका शुक्रिया। जहां आप रहते हैं उसके पड़ोस में आज दलित सम्मेलन हुआ था, काफ़ी चर्चा में है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर दलित समाज के मन में क्या चल रहा है और उनके वोटों को लेकर क्या चल रहा है, और एक दलितों के बीच एक बहुत ही उभरती हुई राजनीतिक शख्सियत हैं जिनके आगमन और जिनके इम्पैक्ट से इनकार नहीं किया जा सकता है, चंद्रशेखर आज़ाद। आपसे मैं समझना चाहता हूं कि पूरी दलित समाज की राजनीति में किसका क्या इम्पैक्ट है? देखिए ब्रजेश जी, जहां आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना सम्मेलन शुरू किया है, आप जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों का अच्छा खासा वोट बैंक है, और आपको याद रखना चाहिए कि माननीय काशीराम जी ने भी अपनी राजनीति का आगाज़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सहारनपुर की लोकसभा सीट से किया था, और उसके बाद ही मायावती जी ने भी 96 में यहीं से सहारनपुर की एक विधानसभा सीट से जीत के मुख्यमंत्री बनने का काम किया था, और वहीं से एक नई शख्सियत उतर रही है जिसका नाम चंद्रशेखर है। आपने भी कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चंद्रशेखर की शख्सियत यहाँ पे बढ़ रही है, और सियासी गलियारों में उसके नाम की चर्चा आजकल बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, और उनको साथ देने का काम राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, वो जोड़ी वहाँ पे कर रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस चीज़ की भनक है कि ये नुकसान अच्छी खासी सीटों पे उनका कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे 2019 में भी जहां भारतीय जनता पार्टी का इतना अच्छा वर्चस्व कई जगह था, उनके हाथ से सहारनपुर, बिजनौर, नगीना और अमरोहा जैसी सीटें चली गई, और कई ऐसी सीटें थी जहां पे बहुत ही कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती। मुजफ्फरनगर सीट पे जहां आज कैबिनेट मंत्री हैं, वो लगभग 5000 वोट से बड़ी मुश्किल से जीत पाए थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दलितों का यहाँ वर्चस्व है। दूसरी बात मैं यहाँ ब्रजेश जी ये बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लग गया है कि मायावती जी के साथ भी एक बड़ा वोट बैंक है, इसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए, और मायावती जी गठबंधन के साथ जाएंगी ही आखिरी समय में,
ये मैं पहले भी आपके चैनल पे कह चुका हूं और इसकी पुष्टि भी अभी स्नेही जी ने भी की है किस कि गठबंधन के साथ मनुवादी जा सकती ताकतों हैं के वो? खिलाफ मायावती जी निर्णय लेंगी, दलित बाद में जाएंगी। तो जो गठबंधन बन रहा है, जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी बाकी का गठबंधन बन रहा है, उसी के साथ जाएंगे। कोई तीसरा गठबंधन तो मुझे दिख नहीं रहा बनते हुए अभी। जो महागठबंधन का नाम जिसको दे रहे हैं उसमें मायावती इंडिया अलायंस के साथ क्यों नहीं जा सकती हैं? क्या हो कमी सकता है है उसमें? उनकी कोई रणनीति चल रही हो। नहीं, देखिए, एनडीए अलायंस के साथ तो वो 2019 में भी नहीं गई थी। हालांकि उनके ऊपर लगातार आरोप लगते रहे कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, लेकिन 2019 में भी वो नहीं गई थी। और आज देखिए जिस प्रकार हम बात कर रहे हैं दलित भी, और सबसे बड़ी ब्रजेश जी जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो नीतीश कुमार ने एक नई चीज करी है बिहार में, जातिगत जो आंकड़े जनगणना शुरू की है, इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी थोड़े से सकते में है। और ये भी हो सकता है कि कांग्रेस के जो नए राज्य हैं जहां पे कांग्रेस की सरकारें नई बनी है या आगे बन सकती हैं, वो भी जातिगत जनगणना का अगर आदेश दे देती है तो उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट हैं उनमें भी सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी और उसका नुकसान लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दिखता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी दलितों को लुभाने के लिए नए नए सम्मेलन, नए नए चीजें, नए नए हथकंडे अपना रही है। बहुत सही कांग्रेस के प्रवक्ता ने और स्नेही जी ने भी कहा, अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी दलितों का, ओबीसी का भला करना चाहती है तो उनको नौकरियों में या बाकी जो पोस्टें होती हैं उसमें देना चाहिए, दिखाना चाहिए। और उन्होंने बता भी दिया कि अगर किसी कुलपति को बनाया गया, महिला गवर्नर है तो महिलाओं को तो बना दिया है, तो कितने दलित बने, कितने ओबीसी बने, कितने दूसरे समाज के लोग आए, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को कोई सम्मेलन करने की जरूरत नहीं है अगर वो धरातल पे अच्छा काम करती है। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, जो अभी राजपूत जी ने जिक्र किया था, मैं उसका खुद गवाह हूं। 1975 में दलितों को पट्टे कांग्रेस की सरकार ने उस समय दिए थे, वो मुझे भी याद है क्योंकि उस टाइम हम स्कूल में पढ़ते थे। दलितों को एकाएक जमीन का मालिक बनाया गया था और वो चीजें आज भी लोगों को याद हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर वास्तव में दलितों के हित में कुछ करना चाहती है तो मुझे लगता है कि इस तरह की योजनाएं लाएं जो थैंक यू मलिक जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहिएगा डिबेट के दूसरे चरण में। नहीं होगा, अब गंगा में बहुत पानी बह चुका है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को मैं स्थान देंगे। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन दिनों दलितों पर बड़ी मोहब्बतें लुटाई जा रही हैं सभी राजनीतिक दलों के द्वारा, बड़ा जी जान सब न्यौछावर कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनसे ज़्यादा दलित समाज का प्रेमी तो कोई है ही नहीं और ये अपने घर के दरवाजे, खजाने, स्कीम्स सब खोलना चाहते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ चुनाव तक के लिए है या वाकई में इन सब की भावनाएं बदली हैं और इनका प्रेम समाज के लिए बढ़ा है? देखिए, अगर दलित के लिए मन में प्रेम होता राजनीतिक दलों के तो आज दलितों की हालत ऐसी नहीं होती। देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए और गाँव में अभी अंधेरा है, लोगों के घर नहीं है, छप्परों में लोग रहते हैं, रोजगार नहीं है, गरीबी है। तो ये बात तो देखिए साफ है कि अभी दलितों का उत्थान होना बहुत बाकी है। लेकिन भाजपा इस बात को जानती है कि अगर इस देश पर लंबे समय तक राज करना है तो उसे दलितों के सारे वोट को अपने साथ खींचना होगा, जिस तरह से कभी कांग्रेस के साथ एक ज़माने में था। और उसकी राह में बहुत बड़ा रोड़ा उत्तर प्रदेश में मायावती हैं। मायावती दलितों की जो एक बड़ी नेता हैं और उनके नेतृत्व में दलित वोट आज भी एकजुट है। तो इसका जो तोड़ है वो पहले से बीजेपी आरएसएस के माध्यम से गांव-गांव, घर-घर में तमाम सारे सम्मेलन, कार्यक्रम चलाती रही है। इस सम्मेलन का भी उद्देश्य यही है कि इस देश में, इस प्रदेश में दलितों को मायावती से अलग करके भाजपा अपने साथ लाए और लंबे समय तक केंद्र की सत्ता पर राज करे। ये बात भाजपा भी जानती है कि मायावती भले न जीतें लेकिन मायावती खेल बिगाड़ सकती हैं। तो इसलिए उनके वोट को इतना साफ कर दो कि वो ज़्यादा स्थिति में ना रह जाएं। तो ये अपने आप में एक बड़ी सोच हो सकती है, लेकिन इसमें एक टाइम लगेगा, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। 10 साल बीजेपी केंद्र की सत्ता में हो चुके हैं, धीरे धीरे मकान दिया, राशन दिया, सिलेंडर दिया, आरएसएस का अपना अभियान चलता रहता है, ये सब चीज़ें चलती रही हैं, लेकिन अभी भी उतना असर वो डाल नहीं पाई है।
22% से 12% के लगभग पर मायावती का वोट तो आ गया है। अधिकतर वोट भाजपा ने खींचा है। लेकिन जब उपचुनाव में आप देखें तो दलितों ने अपनी इच्छा से वोट दिया और अधिकतर वोट समाजवादी पार्टी को गया। मैनपुरी में, घोसी में, तमाम और उपचुनावों में भी वहाँ पर लोगों ने खींचा। हालांकि एक डिफरेंस गांव में ये दिखता है कि दलित और यादवों के बीच एक दूरी सी है और दलित समाज के लोग यादव को नेता नहीं मानते, वो भले मुसलमान को वोट कर दें या भाजपा को वोट कर दें। इस तरह का विरोधाभास दिखता है। लेकिन ये भी समय के समीकरण पर निर्भर करता है, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ब्रजेश जी, आज भाजपा जितनी मुसलमानों पे मेहनत कर रही वोट लेने के लिए, अगर दलितों पे कर देती तो शायद बहुत ज़्यादा वोट हासिल कर लेती। लेकिन भाजपा हर ओर तीर चला रही है, जिधर से जितना मिल जाए उतना समेट लो, इस चक्कर में है। देखिए, दलितों के लिए चुनावी रैलियों में क्या होता था, गांव में बस भेज दियो और एक डिब्बा पूड़ी सब्जी और 200-300 रुपया और बैठा के लखनऊ ले आओ, रैली में भीड़ दिखा दो। ये इस्तेमाल होता रहा दलितों का, गरीबों का। वो इस्तेमाल मायावती के आने के बाद से रुका, जागरूकता आई। लेकिन आज भी मायावती को दलित समाज अपना नेता मानता है। ये जरूर है कि जब वो ताकत में आई, उन्होंने बहुत सारे स्मारक बनवाए और दलितों के जो महापुरुष है उनके समाज से उनको सम्मान देने की कोशिश की। लेकिन मायावती के साथ ये नारा भी जुड़ गया कि दलित नहीं दौलत की बेटी है वो, और उनके ऊपर तमाम गंभीर आरोप भाजपा ने भी लगाए, सपा ने भी लगाए। हालांकि वक्त हर आरोप को धो देता है, लोग भूल जाते हैं चीज़ों को। ये सियासत है, अपने फायदे के हिसाब से चलती है। लेकिन रेवड़ियाँ जो होती हैं वो व्यक्ति को नकारा बनाती हैं, वो अकर्मण्य बनाती हैं और आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनाती हैं। इसलिए रेवड़ियों पर निर्भरता कम होनी चाहिए और अपने कर्म पर भरोसा रखना चाहिए। एक बहुत अच्छा अवसर है समाजवादी पार्टी के सामने कि वो दलितों के वोट अम्बेडकरवादी और लोहियावादियों को एक साथ लाना चाहती है। तो वो चाहे तो अपना प्रदेश अध्यक्ष किसी दलित समाज के नेता को बनाकर एक मैसेज दे सकती है कि उनके पास दलितों को सम्मान देने के लिए पार्टी का दूसरा सबसे बड़ा पद है। तो ये एक मौका है लोकसभा चुनाव से पहले, चाहे तो वो बना ले। ब्रजेश जी, वैसे समाजवादी पार्टी अगर चाहे तो सहारनपुर है, बिजनौर का इलाका है, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, तमाम सारी ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर वो यादव मुसलमान के अतिरिक्त अगर दलित समाज के किसी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाए तो ज़्यादा फायदे में रह सकती है जी। बहुत सारी चीज़ें हैं। आज सुरेंद्र भाई भी बैठे हैं, बहुत दिन से मध्य प्रदेश में हैं। शकील जमाली की एक रचना उन्होंने, वो बहुत अक्सर सुनाते हैं, आज उसको मैं दोबारा से आपके सामने रखता हूँ। सुनिएगा कि उल्टे सीधे सपने पाले बैठे हैं और सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। बहुत सही। और एक बीमार वसीयत करने वाला है, रिश्ते नाते सब जीभ निकाले बैठे हैं और आज शिकारी की झोली भर जाएगी, आज सारे परिंदे गर्दन डाले बैठे हैं। बड़ा तनाव दे दिया आपने सुरेंद्र राजपूत को कि अब वो आपको किस शेर से जवाब दें, क्योंकि उन्हीं वाले से आपने उन्हीं का शिकार कर लिया। वीरेंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। साक्षी दिवाकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। साक्षी जी, डिबेट के पहले राउंड में जिस तरह के प्रकरण निकल कर सामने आ रहे हैं, ये प्रश्न बनता है, आप रूलिंग पार्टी की प्रवक्ता हैं, आप मुझे बताइए कि आपको दलितों को सिर्फ वोट चाहिए या आप उनको हक, उनके अधिकार, सुविधाएं और उनको पॉलिटिकली एम्पावरमेंट करना चाहती हैं?
देखिए, अभी मैंने शुरुआत में भी कहा था कि वोट बैंक की तरह जो इस्तेमाल किया था वो सिर्फ बसपा ने ही किया था, क्योंकि जब सत्ता आई उसके बाद वो भूल गई। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनाई है, हमारी सारी योजनाएं इस प्रकार की बनी है कि जिससे सबसे ज्यादा जो लाभ है वो दलितों को मिलेगा। दूसरी बात है कि किसी भी चीज की शुरुआत घर से की जाती है। जब भी अक्सर मैं डिबेट में जाती हूँ तो महिलाओं के बारे में जब बात होती है तब भी मैं ये कहती हूँ, जब दलितों के बारे में बात होती है तब भी मैं ये कहती हूँ कि जहां अगर आप संगठन में ही उन्हें जिम्मेदारी नहीं देंगे, उनको मान सम्मान नहीं देंगे, तो आप अपनी बात कैसे रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा संगठन है जहां चाहे महिला हो चाहे दलित हो, उसको जिम्मेदारी भी दी जाती है, उसे सम्मान भी दिया जाता है। वो अपनी बात, आज देखिए आपके जो बाकी हमारे डिबेट में जो लोग बैठे हुए हैं, शायद ही कोई दलित समाज से होगा, क्योंकि इस पार्टियों में उनको ऐसी जिम्मेदारी ही नहीं दी जाती है कि जाके अपनी बात कह सके। कम से कम अपने हक के लिए तो हम अपनी बात कह सके, इस लायक तो उन्हें समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, दलित वोट बैंक उसी के साथ जाएगा जो उसे मान सम्मान देता है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि मान सम्मान तो देती ही देती है, ऐसी योजनाएं भी बना रही है जिससे उनके जीवन में परिवर्तन हो सके। अभी कई बातें हमारी जो पहला पार्ट जो चला था उसमें आई थी, उसमें ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाई हैं वो बता रहे थे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी धोखा दे रही है दलितों को, ये कर रही है वो कर रही है। तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि जब सपा की सरकार थी तो जो स्कॉलरशिप थी, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे शिक्षा सबसे बड़ा धरोहर है दलितों का, उसको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इन्होंने स्कॉलरशिप ही रोक दी थी, 15-16 में इन्होंने स्कॉलरशिप दलितों की रोक दी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही बनी उन्होंने वो स्कॉलरशिप शुरू करी। आज भी कई बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई, उनके लिए छात्रावास बन रहा है। तो हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है कि जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाए, और उसी के आधार पर आपका कहना है कि बीएसपी ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया अपने 4 बार के कार्यकाल में मायावती के, करेक्ट? देखिए, जो हमारी योजनाएं हैं उनका, मैं मायावती के बारे में आपने बोला कि बसपा ने कुछ नहीं किया, मैं वही उसी पे आ रही हूँ। जो आज हमारी योजनाएं बनी है, चाहे आप मुस्लिम समाज की बात करें चाहे दलित समाज की बात करें, सपा ने मुस्लिम समाज को वोट बैंक की तरह, आप मेरे सवाल को घुमाए नहीं। मैं फिर लौटकर उसी पर आता हूँ कि क्या मायावती ने 4 बार के कार्यकाल में दलित समाज के लिए कुछ नहीं किया? देखिए, सत्ता में आते ही वो उसे भूल गई। अगर उन्होंने कुछ किया होता तो आज जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ दलितों को मिल रहा, उन्हें लेने की वो आवश्यकता नहीं होती। वो आज उनके जीवन में उतना परिवर्तन आ चुका होता। आज उन्हें शौचालय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देने की आवश्यकता नहीं होती। आज उनको मकान भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना पड़ता। आज उन्हें जो अनाज मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं देती। आज जो शिक्षा दी जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी को देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हक और अधिकारों की और पोस्टिंग्स अपॉइंटमेंट्स की बात प्रोफेसर कालीचरण जी ने की, उनका जवाब तो आपने नहीं दिया। देखिए, मुझे एग्जैक्ट मैं आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगी कि कितने % दलित हैं यहाँ पर नहीं है, लेकिन मुझे इतना मालूम है किसी भी प्रकार का भेदभाव के बिना जितनी भी भर्तियां हमारी हुई हैं, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। तो क्या प्रोफेसर साहब गलत बोल रहे हैं? देखिए, क्या आंकड़े वो प्रस्तुत करते हैं, उन्होंने भी कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए। उन्होंने बस एक मोटी मोटी बात कह दी कि वहां पे एक कोई यूनिवर्सिटी बनी है जिसमें जितने भी और आप अपने इस दिए गए स्टेटमेंट पर कायम है कि मायावती ने दलित समाज के लिए कुछ नहीं किया, वोट बैंक की तरह ही इस्तेमाल किया। उनके लिए जितना कर सकती थी उतना नहीं किया। 4 बार दलितों ने उन्हें मौका दिया, लेकिन जिस प्रकार की उम्मीदें दलितों की थी, जो अधिकार उन्हें मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिले। मायावती जब मुख्यमंत्री थी 48 शेड्यूल्ड कास्ट समाज के कलेक्टर लगे थे उत्तर प्रदेश में, 75 में कितने 48 और एसपी जानती कितने थे? 39, 39। कितने लोग, देखिए सिर्फ वो 48 की ही बात मत करिए, करोड़ों, अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें, करोड़ों दलित लोग हैं यहाँ पे, उनके जीवन में क्या परिवर्तन। प्रोफेसर कालीचरण जी, क्या मायावती बता रही साक्षी की 4 बार चीफ मिनिस्टर रही, दलितों की लीडरशिप रही, बता रही कुछ किया ही नहीं उन्होंने? देखिए, किया नहीं होता तो उनको 4 कार्यकाल कैसे मिले होते? किसी मतलब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में 4 बार मुख्यमंत्री का पद मिल जाना, ये इसी बात का प्रमाण है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि दलितों को मिला हो कुछ ना मिला हो, लेकिन स्वाभिमान और सम्मान तो मिला। उनकी रीढ़ की हड्डी ठीक हुई है, वो कम से कम जुबान लड़ा करके बात करते हैं। ये सबसे बड़ा काम हुआ है, और यही कारण है, ये दबाव यदि नहीं होता बहन मायावती जी का, तो ये घर घर जाकर कुछ करने वाले नहीं थे। ये घरों से इसलिए निकले हैं, पहले खाना खाने के बहाने निकले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी तो पैर धो करके वोट मांगे हैं। तो ये सोच लीजिए, ताकत बहन मायावती जी की ही है।
यदि उनकी ताकत का ये फोर्स ना होता तो ये पैर धोने को तो छोड़िए, जो पैरों के तले रौंदते रहे हैं वो पैर धोने पर मजबूर हुए हैं। अभी मध्य प्रदेश में जो प्रकरण हुआ था वहाँ मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज जी किस तरह से दलितों के साथ चरोरी कर रहे थे, सारे देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। तो दलितों को स्वाभिमान मिलना बहुत बड़ी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि सारे ठाकुरों और ब्राह्मणों को इस समय सत्ता की मलाई नहीं मिल रही है, लेकिन उनमें स्वाभिमान जागरण तो हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा देखिए, ये कह रही, अब देखिए राज्यपाल यहाँ महिला हैं, अरे कम से कम एक आध महिला उत्तर प्रदेश में कुलपति बना देती। सर आप गवर्नर मैडम के तो पीछे ही पड़ गए सर, पद नहीं दे, वो बेचारी क्या कर सकती है, वो तो सिंपल पीछे नहीं गवर्नर है सर। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, देखिए सबसे आप तो बाल्टी लोटा लेके उनके पीछे। देखिए जैसे नहीं बने, एक काम की बात है, ये इनको डिबेट में आना है तो ये तो कम से कम जाएं कि हम क्या जवाब देंगे अपने भाइयों को। ये देखिए केवल बोलने लच्छेदार भाषा से कुछ नहीं होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बढ़िया बोलते हैं, लेकिन कितना हमारे काम आ रहा है। थैंक यू सर, थोड़ा सेकंड राउंड में टाइम का अभाव है। सबसे बड़ी बात है बोलने से काम पर भरोसा है। ओके, मैं सुनील साजन को आमंत्रित करता हूं। देखा साक्षी दिवाकर ने कितनी योजनाएं गिनाई कि उन्होंने ओबीसी, दलित, महादलित, इन सब के लिए क्या क्या काम किया, सबको इम्पोर्टेंट पोजीशनिंग दी, सबको अच्छे से रखा। आज दलित समाज उनके साथ है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और ब्रजेश जी, मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से साक्षी जी से केवल ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप जिस दल की प्रवक्ता हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आप अपने दल में जाति जनगणना की बात कर सकती हैं? क्या दलितों के अधिकार की बात कर सकती हैं? क्या आप पूछ सकती हैं कि दलितों पर अत्याचार क्यों हो रहे हैं? क्या आप हाथरस की घटना पर पूछ सकती हैं कि महिलाओं के साथ क्या हुआ, या उन्नाव में क्या हुआ, लखीमपुर में चीरहरण हुआ, वो दुशासन आपकी पार्टी में अभी भी हैं? क्या आप पूछ सकती हैं? और जहां तक सवाल मायावती जी का है, मैं बाईमानदारी कह सकता हूं, मान्यवर काशीराम जी का मिशन, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का आंदोलन, नेताजी के आंदोलन में ओबीसी लड़ने के लिए बाहर आया अपने हक अधिकार पाने के लिए, और मान्यवर काशीराम जी के आंदोलन और सोच से दलित निकल करके आया अपने हक अधिकार, और जो अभी कह रहे थे कि उनकी रीढ़ मजबूत हुई है, अभी रीढ़ मजबूत हुई है, अभी हाथ पांव और मजबूत करना है। अगर अधिकार ना मिले तो छीनने लायक बनाना है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी जिस तरीके से धोखा दे रही है, भाई साक्षी जी को हो सकता है समझ में आ रहा हो राष्ट्रवाद, उनका दलित प्रेम, उनका पिछड़ा प्रेम, लेकिन पिछड़े दलित जान रहे हैं कि हमारे बच्चों की नौकरी कौन खा रहा है, हमारा आरक्षण कौन छीन रहा है, कौन हमारा असली दुश्मन है, वो भारतीय जनता पार्टी है। सुरेंद्र राजपूत जी को मैं आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, बीरेंद्र जी ने तो आपको बड़ा करारा जवाब दे दिया। सर, तो वीरेंद्र जी की बात पे ही मैं अपनी बात शुरू कर देता हूँ, बड़े शॉर्ट में खत्म सर बिल्कुल। कहते हैं ना कि जब कश्ती साबित व सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। भारतीय जनता पार्टी की शिकस्ता कश्ती हो गई है। मैं 3 उदाहरण देता हूं। साक्षी जी को बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। नंबर 1, साक्षी जी हमारे यहाँ बहुत सबसे ज्यादा दलित प्रवक्ता हैं, लेकिन प्रवक्ताओं को बुलाने का विशेषाधिकार जो है भारत समाचार का और ब्रजेश मिश्रा जी का है। तो आपने हमारे ऊपर आरोप नहीं, ब्रजेश मिश्रा जी के ऊपर आरोप लगाया। दूसरी बात, मैं आपको महिला और दलित की आपने बात करी, तो मैं आपको बता दूं आपकी पार्टी के बारे में, आज तक आपके यहाँ पर एक भी महिला अध्यक्ष नहीं हुई, एक भी चुनाव नहीं हुआ, और दलित का अध्यक्ष बनाया था, उसको भी आपने 1 लाख रुपए की घूस में जो है अंदर करा दिया था, जेल भिजवा दिया था। तीसरी बात जो आपने स्कॉलरशिप की कही, और उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक बहुत प्रख्यात दलित नेता हैं श्री एसआर दारापुरी साहब। एसआर दारापुरी साहब को दलित यात्रा निकालने के जुर्म में, वो दलितों के सम्मान की यात्रा गोरखपुर में निकालने गए थे, एक फ्रांसीसी नागरिक को, और एसआर दारापुरी साहब जो 80 साल से ऊपर के हो गए हैं, वो अल्जाइमर के मरीज हैं, चल नहीं पाते हैं, बात बात पे गिर जाते हैं, भूल जाते हैं, उनको जेल में भेजने का जो कुकृत्य आपने किया है, दलित समाज भी माफ नहीं करेगा और मानवता भी आपको माफ नहीं करेगी। पाप लगेगा, श्राप लगेगा, और जिन लोगों ने भी उनको जेल में भेजा है, नरक में जाएंगे वो लोग। क्या गलती है एसआर दारापुरी की?
सिर्फ इस ये गलती है कि वो दलित समाज का नेता है और आप लोगों के सामने नहीं झुक रहा है। एसआर दारापुरी पर आप नहीं बोलेंगी, क्यों नहीं बोलेंगी? क्योंकि आपकी पार्टी ने नहीं कहा, आपकी पार्टी ने आपको एक प्रवक्ता बना दिया। अरे छोड़िए ऐसी पार्टी को और दारापुरी के समर्थन सर, बजाय आप साक्षी को टारगेट करने के मुद्दे पे रहिए, आप मुद्दे पर बोलें। आप इंडिविजुअल को टारगेट क्यों करते हैं? मैं इंडिविजुअल को नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी को, साक्षी हमारी घर परिवार की लड़की जैसी है, मैं इंडिविजुअल टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं इनका दलित स्वाभिमान जगाने की कोशिश कर रहा हूं। थैंक यू सर। डिबेट के इस चरण में थोड़ा सा वक्त का अभाव है, आपका शुक्रिया। मैं केपी मलिक साहब को जोड़ूंगा। केपी मलिक जी, क्या आपको लगता है कि चंद्रशेखर दलितों के जो यूथ क्लास है उसकी पॉलिटिकल और जो सोशल उसकी एस्पिरेशन है, आकांक्षाएं हैं, उसकी पूर्ति करने में सक्षम है? ब्रजेश जी, उसका एक कारण है कि जिस प्रकार से पिछले दिनों अगर हम 2 कार्यकाल की बात करें तो मायावती जी बहुत एक्टिव दिखाई नहीं दी। कई सारी दलितों की घटनाएं जो हुई हैं उन पर मायावती जी का बहुत उग्र होकर बहुत अच्छे तरीके से जवाब न देना, कोई आंदोलन ना करना, कोई सरकार से सवाल ना पूछना चंद्रशेखर के लिए संजीवनी साबित हुआ है। चंद्रशेखर कोई भी दलितों के साथ उत्तर प्रदेश में या आसपास के प्रदेशों में कोई घटना होती तो वो तुरंत पहुंचते हैं और युवाओं की अच्छी खासी टीम उनके साथ जुड़ गई है, तो उससे कहीं ना कहीं प्रमुखता से वो बढ़ रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा नेटवर्क उन्होंने तैयार किया है और वो भी इस आने वाले चुनाव में अपनी जगह बनाएंगे, अपनी जगह दिखाएंगे और एक अच्छा स्थान प्राप्त करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि मैंने कई सारे उनके आंदोलन, कई सारी मीटिंगें उनकी देखी हैं, अच्छी खासी युवाओं की भीड़ उनके साथ आती है और वो अच्छा। मैंने राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा वगैरह में भी देखा, बड़ा प्रभाव है बढ़ता जा रहा है चंद्रशेखर आजाद का। और ये जो लोग दलित पॉलिटिक्स करते हैं अगर दूसरी पार्टी में, उनको शायद इतना सपोर्ट नसीब नहीं है जो चंद्रशेखर के साथ है, और ये अनडिस्प्यूटेड है। देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें कि आज अगर हम बात करें दलितों में, पुराने नेता आपको मिल जाएंगे, लेकिन नया नेता और थोड़ा एग्रेसिव भी, दलितों में एग्रेसिव नेता जिस तरह के। सर, मैंने चंद्रशेखर की तारीफ क्या कर दी, सुरेंद्र राजपूत को कुछ प्रॉब्लम हो गई है। सर सुरेंद्र जी, मैं केवल 10 सेकंड दे पाऊंगा सर। बहुत शुक्रिया सर। मैं चंद्रशेखर जी से मुझे कोई नहीं, दलितों के बहुत अच्छे नेता हैं, हमारे एरिया के, सहारनपुर के हैं। मैं आपको एक लेटेस्ट न्यूज दे रहा हूं साक्षी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर ने दलित छात्र को बुरी तरीके से पीटा, जाति सूचक गालियां दी और ये प्रोफेसर राकेश सिंह का जातिवादी चेहरा उजागर हुआ। देख लो, अपने समाज के साथ बैठना है, आप जोखिम ज्यादा ले रहे हो। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इस परिचर्चा में आप सबने अपनी अपनी हिस्सेदारी की और अपने विचार प्रस्तुत किए। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।